गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ टॉपिक करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो एलटी की तैयारी कर रहा है, भाषा अध्यापक की तैयारी कर रहा है, वो इस वीडियो को पूरा देखे। और जो उनसे रिलेटेड तैयारी कर रहा है, जैसे एचपी पीजीटी की, एचपी टीजीटी की, लैंग्वेज टीचर की, शास्त्री की, एचपी टेट आर्ट्स की, सी टेट हिंदी की, क्लर्क की, एचपीएसएससी की, एचआरटीसी कंडक्टर की, साथ ही साथ यूजीसी नेट और सेट की तैयारी कर रहा है, वो भी इसको पूरा देखे। क्योंकि आज हम हिंदी विषय से रिलेटेड कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, हिंदी भाषा का संविधान में संघ की भाषा होना। ठीक है, तो आज हम हिंदी भाषा से रिलेटेड, संघीय भाषा से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। पूरा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए। दबाने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। वीडियोस को देखने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, कल वाला, तो मैं उसको आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के विषय में हम जो बात करेंगे, जो हिंदी भाषा से रिलेटेड, जो संघ की राजभाषा से रिलेटेड जो आपके अनुच्छेद हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे और आयोग हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के कार्यक्रम की ओर। तो देखिए, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हमने पहले क्या करना है, हिंदी भाषा का संविधान में विकास, ठीक है, कि किस तरह से आपकी मातृभाषा राजभाषा का विकास होता है। तो देखिए, जो राजभाषा है हमारी, वो है आपकी हिंदी है। ठीक है, हमारे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो 22 भाग में से 17वें भाग में राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है और 17वें भाग में आपका अनुच्छेद 343 से 351 जो है अनुच्छेद आता है। ठीक है, तो अध्याय 1 देखिए कि अध्याय 1 में क्या लिखा गया है, संघ की भाषा, कि संघ की भाषा क्या होगी। अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 आता है। तो 343 में संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अब 343 अनुच्छेद क्या बोलता है? अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या बोला इसने कि जो अनुच्छेद 343 है उसके अंतर्गत संघ की भाषा क्या होगी आपकी, वो हिंदी होगी। उसी तरह से देवनागरी जो होगी आपकी, वो लिपि होगी। और ये कब कहा गया? 14 सितंबर 1949 को, जिस दिन हिंदी को अपनाया जा रहा था राजभाषा के रूप में। ठीक है, उस दिन 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की लिपि माना गया और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जब तक हिंदी भाषा का प्रचलन पूरे भारतवर्ष में नहीं होता, तब तक हम हिंदी भाषा को राजभाषा ही रखेंगे, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, अब उसमें एक और प्रावधान भी था कि जब तक हमारे कार्य जो है हिंदी भाषा में नहीं होते पूरी तरह से, तब तक हमारे कार्य जो है अंग्रेजी में ही चलेंगे और 15 साल तक जो है अंग्रेजी में ही 15 साल की अवधि दी गई थी, तब तक हमारा जो है हिंदी जो है पूर्ण रूप से हो जाएगी दस्तावेजों के लिए तैयार। तो 343 में आपका जो था हिंदी भाषा को मान्यता दी गई थी और उसकी देवनागरी लिपि मानी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 344 आया। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत क्या था? अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों का गठन किया गया। तो 344 के अंतर्गत क्या था कि इसमें बहुत सारे आयोग गठन किए गए थे। ठीक है, बहुत सारे क्या, एक आयोग गठन किया गया था। तो आयोग क्या था कि वो हर 5 साल बाद अपनी रिपोर्ट जो था राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता था। कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद। और उसी तरह से समितियां भी गठन की गई थी।
वो समितियां, वो भाषा से रिलेटेड समितियां थी और वो हर 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपती थी। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 344 के अनुसार बीजी खैर आयोग का 1955 में गठन किया गया और एवं जीबी पंत समिति का 1957 में गठन किया गया। तो बीजी खैर आयोग जो था आपका, उसका 1955 में गठन किया गया था। उसी तरह से जीबी पंत समिति थी जो, उसका 1957 में गठन किया गया था। ठीक है। आयोग हर 5 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं तथा समितियां हर 10 बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो मैंने बताया कि आयोग कितने वर्ष बाद सौंपते हैं, वो 5 वर्ष बाद सौंपते हैं। और उसी तरह से समितियां कितने वर्ष बाद सौंपती है, वो 10 वर्ष बाद सौंपती है। किसे सौंपती है? अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को। तो इसको एक बार देख लीजिए। 344 के अंतर्गत राजभाषा के संबंध में आयोग और समितियों का गठन किया गया था और बीजी खैर आयोग का 1955 में गठन किया गया था और जीबी पंत समिति का 1957 में गठन किया गया था। आयोग जो थे वो हर 5 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते थे। उसी तरह से समितियां जो थी वो हर 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब अध्याय 2 आया। अध्याय 1 में था संघ की भाषा। अब अध्याय 2 में क्या है? प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं यानी कि अपने राज्य की भाषाएं। ठीक है। तो अनुच्छेद 345 इसके अंतर्गत है, 346 इसके अंतर्गत है, 347 के अंतर्गत है। ठीक है। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत, यहां पर 345 कर लीजिएगा दोस्तों। 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा, कोई भी राज्य है उसकी राजभाषा क्या होगी आपकी, वो उसके अंतर्गत आएगी अनुच्छेद 345 के अंतर्गत। ठीक है। अब हम हिमाचल में रहते हैं तो हिमाचल की जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक है। तो उसकी वो राज्य की राजभाषा है। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ रही है? 345 के अंतर्गत। उसी तरह से 346 का अनुच्छेद आया। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, मान लीजिए कि ये हिमाचल है और ये हरियाणा है, तो इन दोनों के संपर्क करने की एक भाषा होगी जो आपके 346 अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी। तो इन दोनों के मध्य जो संपर्क भाषा है वो हिंदी ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 के अंतर्गत किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है। अब हमारे हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। ठीक है। साथ साथ पहाड़ी भी बोली जाती है, बट पहाड़ी को इतना तवज्जो नहीं दिया गया है, तो उसके स्थान पर संस्कृत जो भाषा है वो अनुच्छेद 347 के अंतर्गत डाली है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला चलता है ट्रिपल लैंग्वेज फॉर्मूला, उसमें हमारे को संस्कृत जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी 347 के अंतर्गत आई है। किसी जनसंख्या या किसी अनुभाग के अंतर्गत जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि मराठी भाषा को पाठ्यक्रम में लागू कर दिया गया है। तो मराठी भाषा क्या होगी उनकी? अनुच्छेद 347 के अंतर्गत भाषा होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब अध्याय 3 आया। अध्याय 3 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो संसद या राज्य विधानसभाओं की जो भाषा होगी वो इसके अंतर्गत आएगी। अब इसमें अनुच्छेद 348, इसमें अनुच्छेद 349, ये 2 अनुच्छेद आएंगे। तो 348 अनुच्छेद में क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संसद और विधानमंडल विधायकों अधिनियम आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। जो सुप्रीम कोर्ट में भाषा प्रयोग होगी और हाई कोर्ट में जो भाषा प्रयोग होगी वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 348 के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 में क्या होगा? भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अब देखिए
यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब भी भाषा से संबंधित कोई विधियां कानून बनाया जाएगा तो उसके नियम वगैरह जो होंगे वो 349 के अंतर्गत आएंगे। अब राष्ट्रभाषा देखिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक हिंदी को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि संसद में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया है जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब संसद में क्या होगा? संसद में सबसे पहले लोकसभा में भाषा के संबंध में आपको कानून बनाने की प्रक्रिया करनी होगी, फिर राज्यसभा में जाएगी, फिर जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते तब तक नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 349 के अंतर्गत भाषा का से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, तो अध्याय 3 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा आएगी, या फिर संसद की भाषा आएगी, या विधानसभाओं की भाषा आएगी, या विधान मंडलों की भाषा आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, अध्याय 4 विशेष निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। तो अनुच्छेद 350 में क्या है? इसमें 2 पॉइंट है याद रखने की जोगे। एक है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। कोई अगर अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसको सरकार जो है वो सुविधा देगी। और वो अल्पसंख्यक भाषाएं कौन सी होगी आपकी? वो 22 भाषाएं। वो कौन सी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं, जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में डाली गई हैं। ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आएगी। तो सरकार जो है वहां पर एक स्पेशल प्रावधान या स्पेशल सुविधा देगी ताकि वो अपनी मातृभाषा को सीख सके। दूसरी और यहाँ पर क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। अगर किसी को अपनी मातृभाषा सीखनी है तो उसके लिए सरकार जो है प्रावधान भी करेगी और साथ ही साथ एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी करेगी, जो उस आयोग को भी संभालेगा, उस मंत्रालय को भी संभालेगा, आपको पढ़ाएगा भी, आपको सिखाएगा भी उस भाषा के बारे में। तो अनुच्छेद 351 देख लेते हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। हिंदी के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब वो अमेरिका की संसद में भाषण दिया था उन्होंने, तो उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। तो वो क्या कर रहे थे? वो अपनी जो हिंदी भाषा है उसका विकास कर रहे थे। तो वो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आएगा। तो आज हमने जो पढ़ा है हिंदी भाषा का या राजभाषा के विषय में बात की है। तो भाग 17 में आपका राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर और इसी वक्त पर। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।